नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर नेवी जो है एसएसआर और एमआर जो इसका सेकंड फेज़ है, उस सेकंड फेज़ की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा पहला वीडियो जो है आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा ये आज का शो है बच्चों, वो है प्रैक्टिस सेट 2 और ये पूरा मतलब बिलोंग करता है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट से। मतलब जैसा एग्जाम में आने वाला है वैसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर्स, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ में कुछ साइंस के बेसिक क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के साथ हमें एक इमेजिनेशन मिलेगी कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और किस तरह से हमें आंसर करना है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, या कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ते हुए जाना है। ठीक, तो आप अगर बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, तो आप इससे पहले वाला वीडियो भी देखेंगे जो फर्स्ट क्लास थी। आज हमारा सेकेंड है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन वही आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया है। देखो ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर से क्या है क्वेश्चन। रिसेंटली जो है, which of the following was were declared as a UNESCO World Heritage Site in 2025 due to its historical and military significance। 2025 में आने वाले ऐतिहासिक सैन्य महत्व के कारण निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे दो तीन चीज़ें जो आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले तो यूनेस्को ही आ जाता है। क्या आ जाता है? यूनेस्को। क्या आ जाता है बच्चों? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये है यूनेस्को। 1945 में एस्टेब्लिशमेंट होता है और पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। ठीक, ये क्या क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो एक संगठन हो गया। अब यूनेस्को क्या करता है बच्चों? ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है। इंडिया की अगर हम बात कर ले तो इंडिया में डेट टाइम जो है बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है 44 साइट्स हैं। कितनी साइट्स है टोटल? 44 हैं। पहली अगर साइट्स में कहूँ तो अजंता एलोरा हो गया, ठीक, ताजमहल हो गया। ये भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1983 में शामिल की गई थी। और अभी वर्तमान में 2025 में जो साइट, लेटेस्ट साइट जो है 44 जो साइट्स हैं बच्चों, वो 44 नंबर का जो साइट है बच्चों, वो है मराठा मिलिट्री स्केप। क्या है बच्चों? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मराठा सैन्य जो शिवाजी के मराठा सैन्य जो आपके किले हैं, उन किलों को जो है क्या किया गया है बच्चों, इस सूची में शामिल किया गया है। कुछ किले आपके महाराष्ट्र में हैं और उनमें से एक किला जो है तमिलनाडु में है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को आपके यूनेस्को विश्व विरासत सूची, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है बच्चों? 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। क्या करता है? यूनेस्को लिस्ट बनाता है, अपने जितने भी हेरिटेज हैं उन हेरिटेज की लिस्ट बनाता है। जितने भी नेचुरल हैं, जितने भी हिस्टोरिकल जो आपके प्लेसेस हैं, उन सबको क्या करता है? लिस्ट में शामिल किया जाता है। भारत में वर्तमान में कितने जो हेरिटेज हैं जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं? तो दैट इज 44 हेरिटेज। फर्स्ट में कौन कौन हुए थे? तो अजंता एलोरा और ताजमहल, है ना, ये फर्स्ट वाले थे 1983 में। और अभी कौन सा है? तो 44 नंबर का है बच्चों, जो कि क्या है? वो है मराठा लैंडस्केप, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में आता है। ठीक, ये क्या है बच्चों? मराठाओं के समय के युद्ध, आपके जो है मिलिट्री, लाइक उनके जो मिलिट्री जो इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए या मिलिट्री जो सर्वाइवल को करने के लिए आपके क्या के किले बनाए गए थे, और उन्हीं किलों को मिलिट्री लैंडस्केप में शामिल किया गया। तो ये हो गए आपके कितने? 44 यूनेस्को साइट्स। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बेस्ड हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, विच गैस एक्टिंग टुगेदर विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ प्रिंसिपल प्रीक्योर्स ऑफ एसिड रेन पास्चर, सॉरी, इनमें से कौन सी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा की पूर्ववर्ती है? ठीक, तो यहाँ पे आपका पूर्ववर्ती पूछा है कि बताइए कौन सी ऑक्साइड मिलकर या कौन सी गैस मिलकर जो है अम्ल वर्षा करवाती है। बच्चों, अम्ल वर्षा जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्ल वर्षा, और इंग्लिश में कहा जाता है एसिड रेन। क्या कहा जाता है? एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि अगर
किसी भी आपके मॉलिक्यूल या फिर किसी भी मैटर्स का अगर पीएच 0 से अगर कम है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे एक लिमिट है, 7 से अगर कम है तो वो एसिड है, ठीक, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो बेस है। तो ये तो हो गया आपके अम्ल एवं क्षार की परिभाषा, जो कि आपने पीएच वैल्यू से समझा। बट एसिड में भी एसिड रेन कब होगी, मतलब वर्षा कब होगी, तो वर्षा तब होगी बच्चों जब पीएच वैल्यू 4.2 से लेके तो 4.4 के बीच में होगा, तब आपके बादलों से किसकी वर्षा होगी, एसिड रेन की वर्षा होगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, क्या लिखा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx जो है, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब मिलते हैं तो या तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, या फिर बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक जो एसिड अगर बनता है बच्चों, और यही एसिड जब धरती पर गिरता है तो इसी को कहा जाता है क्या, एसिड रेन, ठीक। तो ये हो गए एसिड रेन की परिभाषा। इस एसिड रेन से क्या होता है, हमारी स्किन में कैंसर के आपके चांस बढ़ जाते हैं। इस एसिड रेन से मार्बल जो है वो पीला हो जाता है, क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये सारे जो है आपके एसिड रेन के जो है कारण हैं, और ये कारण क्या है, तो वो है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ओजोन नहीं है, मीथेन नहीं है, ये सब के सब आपके नहीं है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है किसको डिग्रेड, ओजोन को। मीथेन जो है ये आपका डिग्रेड नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हार्मफुल भी है। तो ये हो गया सारा क्वेश्चन, और ये हो गया सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से बच्चों। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टैब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। जो DPSP जो प्रोग्राम है, समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है टोटल जो पार्ट्स हैं द टाइम, उस टाइम थे 22, और आर्टिकल जो थे उस टाइम पे वो थे 395, है ना। तो जो अभी बढ़कर कितने हो गए, 452 अबव हो चुके हैं, और पार्ट्स भी 25 तक हो चुके हैं, और शेड्यूल जो है वो 12 हो चुकी है। तो उसी पार्ट्स में पार्ट नंबर 4 में बच्चों, कहाँ पर, पार्ट नंबर 4 में, और आर्टिकल की अगर मैं बात कर लूँ, विच आर्टिकल आर बिलोंग्स टू DPSP, तो देर इज 36 to 51। यहाँ पर जो है आपके DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट है DPSP का, ये हमने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है बच्चों, आयरलैंड से लिया है, या जिसी को कहा जाता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान से। कहाँ कहा जाता है, आयरिश संविधान से, ठीक। तो ये है आयरलैंड से लिया गया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है क्या, DPSP, ठीक। अब ये होते क्या है बच्चों, ये पहले तो क्या है कि यहाँ पे कोई भी कोर्ट कानूनी, मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। न्यायालय इसको लागू करने के लिए आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यायालय इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बट DPSP की जब बात आती है तो न्यायालय की शक्तियों को कम किया जाता है और कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो ये क्यों लाए गए हैं प्रोग्राम बच्चों, ये लाए गए हैं आपके पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम कहे जाते हैं इन्हें, या स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम कहे जाते हैं। राज्य जो है ऐसे कार्य करेगा जिससे राज्य के लोगों का भला हो, और भला करने के लिए क्या किया गया है, आपके कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की क्या की गई है, कल्पना। और ये वेलफेयर स्टेट कल्पना किसने की है बच्चों, तो वो की है DPSP में। इनको लागू करना कोई मैंडेटरी नहीं है, सरकार अपने चाहे जब लागू कर सकती है, लेकिन इनको लागू करने से कल्याणकारी राज्य बन सकता है, ठीक। तो ये है DPSP बच्चों। चलते हैं अब आगे। Next question will be Subhash Chandra Bose, and Subhash Chandra Bose is the writer of question like history. देखो, Subhash Chandra Bose established the Indian National Army INA with an aim to। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस उद्देश्य से की। देखो बच्चों, INA मतलब जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। क्या कहते हैं बच्चों, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना। और इसी के साथ में आपने नाम सुना होगा बच्चों, आजाद हिंद फौज। क्या नाम सुना होगा, आजाद हिंद फौज, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला कब तक, 1945 तक, ठीक। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक
वर्ष पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उस कांग्रेस के सेशन के चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे। काफी अच्छे से जियो पॉलिटिक्स जानते थे, काफी अच्छे से जानते थे कि हिटलर प्रिपेयर कर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, और ये जानते थे कि अब हिटलर जब प्रिपेयर कर रहा है तो हिटलर के साथ यानी जर्मनी के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे, इनकी बातें होती थी। तो जब बातें होती थी तो इन्होंने कांग्रेस के लोगों को या भारतीय जनताओं को कहा कि अब मौका आ चुका है कि हम अंग्रेजों के हाथ न जोड़ें, अब अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हम एक आर्मी की तैयारी करें, एक आर्मी का प्रिपरेशन करें। डेट टाइम महात्मा गांधी के जैसे हम कहते हैं लाइक अहिंसा है ना, नॉन वायलेंट जो है रूल्स को लेकर थोड़ा सा ये आपके डिग्रेडेट हुए है ना। फिर कांग्रेस की आपकी अध्यक्षता भी छोड़ दी 1939 में, और अध्यक्षता मतलब चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद इन्हें बंगाल में नज़रबंद किया गया, मतलब जहां इनका घर था, और वहां से ये अफगानिस्तान मतलब छिपते छिपाते अफगानिस्तान से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से हिटलर से मदद मांगी, लेकिन जर्मनी ने कहा कि आपकी सेना कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, इन्होंने मना कर दिया। फिर जर्मनी के बाद ये पहुंचे जापान में। उस समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो जापान ने जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है सिंगापुर में अटैक किया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। और जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे बच्चों जापानियों से, तो उन सैनिकों को इकट्ठा किया और उनके लीडर बने कैप्टन मोहन सिंह ने ही सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना की। बाद में 1943 में, कब बच्चों? 1943 में जो है क्या किया गया, इसे आईएनए के नाम से टेक ओवर किया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए। ठीक, और फिर वही अंडमान निकोबार को इन्होंने 43-44 में जीता, और 44 में जीतने के बाद ये भारत के पूर्व के राज्यों से भारत में आक्रमण करना स्टार्ट किया। लेकिन आपको पता है कि अल्टीमेटली 45 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो गया था, और उसके बाद भारतीय आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ये भी क्या हो गई बच्चों? खत्म हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस आईएनए को बनाने का मोटिव क्या था? तो देखो बच्चों, पहले लिखा है प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, तो ये तो नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मतलब पूरी रामायण सुनाई और उसके बाद अगर ये आंसर करोगे तो गलत होगा। फिर है मुस्लिम लीग से वार्ता करना, नहीं था। फाइट द ब्रिटिश थ्रू द आर्म्ड स्ट्रगल, ब्रिटिशों से सशस्त्र संघर्ष करना, यही इसका एम था। जी हाँ, एक खुले मंच से कहते थे कि आ जाओ ब्रिटिश, हम तुम्हारे खिलाफ एक सेना बना के लड़ेंगे, और बंदे ने सेना बनाई और लड़ा भी और जीता भी। अंडमान निकोबार भारत का वो क्षेत्र है जो 1947 से पहले भी आजाद हो गया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटेड। बताइए 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? बच्चों ये संविधान संशोधन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं कि ये संशोधन आप पढ़ के जाए, है ना। 42nd 44th है ना, फिर है 61 69, फिर है 73 74, फिर है आपका 86, फिर है आपका यहाँ पर 100 101 102 103 4 5 एंड 6 है ना। थोड़ा सा एक बार देख जाए, कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन, नॉट बी डेट कि श्योर पूरा आ जाए। मैंने आपको बता दी कि इंपॉर्टेंट ये संशोधन है, इसको देख लेना एक बार। और भी बहुत सारे हैं बट जो है वो मैंने बता दिए। देखो यहाँ पे पूछा 73rd बच्चों, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट आया था, ये आया था पंचायतों के लिए। किसके लिए बच्चों? पंचायतों के लिए। पंचायतों को संविधान में जो है जगह मिली, और जगह मिलने के भाग जो है मतलब पार्ट जो है वो पार्ट में डाला गया 9 में, और 9 के साथ आर्टिकल जो है बच्चों, आर्टिकल जो है वो आर्टिकल डले थे बच्चों 243 से लेके तो 243 ओ तक। अब 243 ओ क्या है बच्चों? यहाँ पे अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं, ए बी सी डी, और कहाँ तक जाता है? ओ तक जाता है। ठीक, लास्ट। तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, और ये अल्फाबेट के फॉर्म में स्टार्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इनके लिए शेड्यूल बनाई गई। शेड्यूल में 11 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर डाला गया किसको? पंचायतों को। ठीक, ये था 73rd 74th इसके पैरेलल बता देता हूँ। 74 जो है ये भी 1992 में हुआ था पैरेलली, और ये जो था वो आपके म्युनिसिपैलिटीज यानी नगरों से था बच्चों। किससे था? नगरों से, नगर निगम नगर निकाय इनसे संबंधित था, है ना, अर्बन से था। और इसके जो पार्ट हैं बच्चों वो पार्ट है 9A, और आर्टिकल जो है बच्चों, आर्टिकल ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल जो है ये 243, ओ के बाद आता है पी से चलता है तो 243 ZG तक। अब ZG क्या है बच्चों? Z
तक आ जाते हैं, Z के बाद फिर से अल्फाबेट स्टार्ट हो जाता है A, फिर Z, B और कहाँ तक गए ZG। ठीक, तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। इसके लिए जो आपके शेड्यूल जो डाली गई वो थी 12th, तो 12th नंबर के शेड्यूल में आपके कौन मिलता है, नगर, और 11 नंबर के शेड्यूल में क्या मिलता है आपको, पंचायत। तो यहाँ पर वही पूछा है कि इससे कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो बच्चों अगर आपका यहाँ पे बताएं तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यही इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज नगरों के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए तो क्या हुआ है आपका 74th हुआ है। तो ये वाला जो आंसर इसके लिए सही होगा, है ना, किसके लिए, आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग एन आर्मी ऑफ 4000 was raised lead against the British इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। 1857 के समय बच्चों मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र से 4000 की सेनाओं के गठन कर ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है आपके नेतृत्व किया। तो बच्चों ये किया था किसने, बेगम हजरत महल ने, है ना, झलकारी बाई ने, रानी अवंती बाई लोधी ने और रानी लक्ष्मी बाई ने। देखो बच्चों रानी लक्ष्मी बाई तो झांसी में थी, कहाँ थी, झांसी में। और झलकारी जो थी बच्चों ये तो एक इनकी मतलब सहयोगिका थी, मतलब जिसको हेल्पर थी, है ना, सेनापति थी। बेगम हजरत महल तो बच्चों ये आपके कहाँ से, कानपुर से थी बच्चों, है ना, तो ये तो नहीं हो सकती, है ना, या फिर हम जिसे अवध कहते हैं वहां से थी, है ना, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर क्या है बच्चों, रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई जो है बच्चों ये आपके मंडला क्षेत्र से 4000 की सेनाओं को गठित करके 1857 की क्रांति में मंडला से भाग लिया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये 1857 रिवोल्ट का, है ना, 1857 रिवोल्ट से आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ के जाइएगा। द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड स्पान्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये करंट का भी क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपर बना है बच्चों, ये बना है चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर जो है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में बना है, जो आपके बीच में कोई बीच में पिलर नहीं, बीच में चिनाब नदी, बीच में खाई, और जो दोनों जो सिरे हैं चिनाब नदी के, उन दोनों सिरों पर आपके कलेक्टिव फॉर्म में इसको कनेक्ट करके जो है आपका ब्रिज बनाया गया, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 17-18 साल लग चुके हैं बच्चों, अब जाके इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये है चिनाब, और ये कहाँ है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इनमें से कौन सा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बच्चों देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पहले तो देख लो, ये है पार्ट नंबर जो है आपके 4A में, और आर्टिकल नंबर जो है बच्चों, है ना, आर्टिकल नंबर जो है ये है आपका 51A। ठीक, तो ये 2-3 चीजें हो गया। पार्ट मतलब होता है बच्चों भाग, और हिंदी में आर्टिकल को कहते हैं अनुच्छेद। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बच्चों ये कॉन्सेप्ट लिया है रशिया से, है ना, किससे लिया है बच्चों, रशिया से लिया है, जो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो यूएसएसआर कह लो चाहे रशिया कह लो। ठीक, अब अगला क्या बच्चा है, ये ड्यूटीज क्या होती है बच्चों, नागरिकों के, भारत के नागरिकों के या विदेशियों के जो भारत में आते हैं उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, और उन कर्तव्यों को यहाँ पे पूरी तरह से लिखा है। ये टोटल जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो है 10+1, मतलब आपके टोटल 11 है बच्चों। और ये रिकमेंड हुए थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी बच्चों 1976 में, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, और इसी रिकमेंडेशंस पर जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ बच्चों वो था 42nd आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था 1976। आप 76 का नाम समझ के गए होंगे क्या है, 76 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये जो 86 है बच्चों, 86 के थ्रू जो है ये जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, ये वाला दिख रहा है आपको 1, ये 86 में जोड़ा गया। मतलब पहले 10 थे, 1 हो गया, वो 86 में जोड़ा गया। इसमें है क्या बच्चों, तो इसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। फिर लिखा है 44th में राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। 44th में क्या लिखा है बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपको बुलाया गया। फिर क्या आता है बच्चों 73rd, अभी थोड़ी देर पहले पंचायत,
है ना। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे करके आपको आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क वाज लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन सितंबर 2025। बच्चों आपको याद रखना होगा पीएम मोदी का बर्थडे था 17 सितंबर 2025। अब पीएम मोदी आए थे मध्य प्रदेश में। कहां पर आए थे बच्चों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आए थे बच्चों इंदौर के पास में। कहां पर आए थे? इंदौर के पास में। बस अब तो आंसर लगा ही दोगे, इंदौर के पास ना तो दतिया है, ना सिवनी है, ना बैतूल है, क्या है? धार है। अरे धार में जो है एक पीएम मित्र जो है करके टेक्सटाइल पार्क, एक अप्रैल इंटीग्रेटेड जो है टेक्सटाइल रीजन जो है आपके बनाया गया, जिसे पीएम पार्क भी कहा जाता है या पीएम मित्र पार्क कहा जाता है, और वो इनॉग्रेट किया था इन्हें अपने बर्थडे पर 17 सितंबर 2025 को। तो राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। करंट का क्वेश्चन है इसलिए दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स? बताइए इनमें से कौन सी तीन ऐसी महान नदियां हैं जो आपके ग्रेट प्लेन यानी महान मैदानों का निर्माण करती है, और एक कौन सी नहीं है जो नहीं करती है? बच्चों द ग्रेट प्लेन जो है बच्चों, या जो आपके इंडिया का जो मैदान है बच्चों, द ग्रेट प्लेन जो मैदान है, तो ये जो प्लेन है बच्चों ये केवल तीन नदियां बनाती है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडस, जिसे हम कहते हैं सिंधु, फिर दूसरी आती है बच्चों गंगा, जिसे हम कहते हैं गंगा, और तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक, और कौन सी नहीं आती? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? नर्मदा। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है ये, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होता है ये, जिसे कहा जाता है ग्रेट प्लेन्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज? बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज को बताता है? बच्चों ये है आर्टिकल नंबर 21, जिसमें लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। मतलब ये हमारी जीवन जीने की जो है आपके स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और जीवन जीने के लिए जो जो स्वतंत्रता हमारे लिए जो आवश्यक है वो सारे हमारे इसी 21 में लिखे हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फॉरेन विजिट, राइट टू ईट, राइट टू हेल्थ, राइट टू गुड हेल्थ, राइट टू गुड एनवायरनमेंट, ये सारे जो है राइट वो कहाँ लिखे हैं? 21 में। राइट टू मैरिज ये भी इसी का पार्ट है बच्चों 21 का। ठीक, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। और अगर सुनना हो तो ये सुन लो, देखो ये है आर्टिकल नंबर 14, जो लिखा है आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। 32 में लिखा है बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे अम्बेडकर ने, किसने बच्चों? अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है इस अनुच्छेद को, 32 को, संविधान की आत्मा। ठीक, अनुच्छेद नंबर 32 को अंबेडकर ने क्या कहा है बच्चों? संविधान की आत्मा। फिर 19 जो है बच्चों, अनुच्छेद नंबर 19 क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 19 है बच्चों, यहाँ पर स्वतंत्रताएं बताता है, 5-6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, घूमने की आज़ादी, आपके कहीं भी निवास करने की आज़ादी, है ना, और सम्मेलन करने की आज़ादी, ठीक, और प्रेस की आज़ादी मतलब बोलने की आज़ादी, वाक्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये सारी आज़ादियाँ 19 के अंतर्गत लिखी गई। ठीक, बढ़ते हैं आगे। द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इज इन इंडिया वॉज? बताइए मुगल साम्राज्य का संस्थापक भारत में कौन है? बच्चों मुगलों का संस्थापक जो है आपको पता होना चाहिए कि 1526 में एक बैटल होता है जिसको कहते हैं पानीपत का युद्ध। क्या कहते हैं बच्चों? पानीपत का युद्ध, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, और ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है, और यहीं से 1526 में शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर। तो राइट आंसर होगा क्या? बाबर। बाबर के और भी युद्ध हैं बच्चों, जैसे पानीपत के बाद खानवा के बाद चंदेरी के बाद घाघरा। खानवा का युद्ध पानीपत के बाद 1526 के बाद 1527 में लड़ा गया था, जो कि राणा सांगा मेवाड़ के राजा और बाबर के मध्य था। चंदेरी का युद्ध 1527 के बाद 28 में लड़ा गया था, जो कि मेदिनी रॉय और आपके किसके बीच में था? बाबर के बीच में। और 1529 में लड़ा गया था बच्चों आपके कौन सा? घाघरा का युद्ध, अफगानी शासक और बाबर के बीच में। और फाइनली 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये सारा जो है मुगल मैंने बता दिया। विच ऑफ दी सिटी
was the capital of British India before the shifted the Delhi in 1911। बच्चों 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस दिल्ली दरबार से जो है बच्चों कैपिटल जो है शिफ्ट किया गया, मतलब कोलकाता में जो पहले से कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, उसे कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक, तो 1912 से इंडिया की कैपिटल क्या हो चुकी थी बच्चों, प्रॉपर रूप में वो हो चुकी थी दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या पूछा है कि पहले कहाँ थी, और है ना, तो वो है बच्चों कलकत्ता। देखो पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है। चलो अगला है, विच इवेंट मार्क्ड द फर्स्ट मेजर यूज द स्वदेशी एंड बायकॉट्स as पॉलिटिकल टूल्स। कौन सी घटना स्वदेशी बहिष्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार उपयोग करती है? बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल, है ना। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में आया, और सूरत का विभाजन, सूरत की फूट, है ना, सूरत की फूट हुई थी बच्चों 1907 में। चल, तो यहाँ पर जो है बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ आंसर क्या होगा, तो पहला जो विभाजन हुआ था उसके कारण जो एक आंदोलन भी चला था बच्चों, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से ही जो है आपका क्या हुआ बच्चों, पहली बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार जो है आपके स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन इज द मेन कारण। ये सारी चीजें लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एज पर अगस्त 2025? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे बच्चों कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन उड़ीसा का है, कौन इसका है, कौन उसका है। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास मतलब आपके लिए एकदम वरदान लायक हो सकती है। देखो, नवीन पटनायक है, शरद पटनायक है, या मोहन चरण मांझी है। बच्चों मोहन चरण मांझी जो है राइट आंसर है आपके कहाँ का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में। चलिए अगला है, विच हार्मफुल गैस हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर दी hemoglobin than oxygen and thus severely impairs human respiration। बताइए इनमें से कौन सी हानिकारक गैस है जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक संलग्नता होती है और मानव श्वसन को गंभीर करती है। बच्चों ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस आपको 2-4 भरी भरकम शब्द दे दिए हैं, जिससे आपको डरना नहीं है। अब डरना क्या नहीं है, यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है वो गैस ना तो नाइट्रोजन है, ना ही मीथेन है, ना ही CO2 है। वो कौन सी है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं बच्चों, दम घोटू गैस, है ना। क्या नाम है इस गैस का, दम घोटू गैस, जिसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, बाकी सब नहीं है। चलो अगला क्या है, सत्रिया डांस। सत्रिया डांस इज अ क्लासिकल डांस। ठीक, वेरी गुड। इंडियन डांस फ्रॉम द ओरिजिनेट इन द सतारास और मोन्ट्रीज ऑफ दी विच इंडियन स्टेट। बताइए शास्त्रीय नाट्य भारतीय नृत्य शैली है जो राज्य में सत्रों या मठों के रूप में उत्पन्न हुई है। मणिपुर में है बच्चों, नहीं है। बंगाल में है, नहीं है। उड़ीसा में नहीं, असम में। सत्रिया और बिहू जो है बच्चों असम में। कहाँ पर, बिहू और सत्रिया जो है बच्चों ये कहाँ है, असम में है। ध्यान रखना है ना। अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ? बच्चों लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पर आए और वो वर्ष था 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच में सीमांकन है? बच्चों अभी तक आपने दुनिया भर की लाइनें पढ़ी होगी, डूरन लाइन, है ना, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, लेकिन ब्लू लाइन भी पढ़ के जाइएगा। ये ब्लू लाइन है बच्चों इजराइल, है ना, इजराइल और लेबनान के बीच में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है ना बच्चों। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है बच्चों ये 3 जो है महाद्वीप आप देखेंगे, इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। और ये ग्रीनविच लाइन जो है आप देखेंगे 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप में। सबसे पहले तो यूरोप के बाद जाती है बच्चों अफ्रीका, अफ्रीका के बाद जाती है अंटार्कटिका। ठीक, तो इस तरह से 3 कॉन्टिनेंट से जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, है ना, क्योंकि इसके बाद खत्म हो गया है। देखो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, है ना, जो कि PM आवास AY आवास योजना, है ना, PMAY बोलते हैं इसको बच्चों। ये 2015 में
स्टार्ट हुई थी, है ना। तो पूछा क्या है, पहले किस नाम से जाना जाता था। अच्छा, पहले इसका नाम इंदिरा, नेहरू, राजीव और राष्ट्रीय आवास। बच्चों पहले इंदिरा गांधी के नाम से इसकी जो योजना है ये स्टार्ट हुई थी। ये ग्रामीणों को आवास देने की योजना थी। फिर इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। 2015 में इसे रिन्यू किया गया और ये ग्रामीण और शहरों दोनों जगह जो है लोगों को क्या देती है, गरीबों को आपके आवास योजना यानी आवास उपलब्ध कराती है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 21 क्वेश्चन 21 मिनट, है ना, अप्रोक्स 21 into 25 मिनट्स में आपका कवर हुआ। मेन पर्पस करंट आपको मजबूत करना, मेन पर्पस जीके जीएस आपको मजबूत करना, मेन पर्पस आपके साइंस के कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करो। ठीक, तो स्टेज 2 के लिए बच्चों जीके जीएस की टेंशन मत लो, जीके जीएस में मैं आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, बस रेगुलर लेक्चर को देखना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। साथ ही साथ जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट का बटन भी दबाते जाना है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।